नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूएसआर एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे एसएससी, एमटीएस, ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो दोस्तों इसका यह सेट 1 है। तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो दोस्तों दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। पारसेक दोस्तों, पारसेक का उपयोग खगोल शास्त्री द्वारा सितारों और आकाशगंगाओं के बीच दूरियों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक पारसेक बराबर होता है 3.09 इंटू 10⁻13 किलोमीटर। ये होता है दोस्तों एक पारसेक बराबर। और दोस्तों दूरी की सबसे छोटी इकाई होती है फर्मी, जिसका मान होता है 10⁻−15 मीटर। अगला प्रश्न है, 1 लीटर में कितने गैलन के बराबर होता है। तो दोस्तों 1 लीटर में 0.2642 गैलन होता है। गैलन होता क्या है दोस्तों? गैलन द्रव मापने का एक यंत्र है जिसके द्वारा हम द्रव को मापते हैं। 1 गैलन बराबर होता है दोस्तों 3.7854 लीटर। ये होता है 1 गैलन के बराबर। अगला प्रश्न है, लाग-थेरियम के आविष्कारक कौन है। तो दोस्तों लाग-थेरियम के आविष्कारक है जॉन नेपियर। दोस्तों लाग-थेरियम एक ऐसी गणितीय युक्ति है जिसके प्रयोग से गणनाओं को छोटा किया जा सकता है। इसके प्रयोग से दोस्तों गुणा, भाग, जोड़, घटाना जैसे गणितीय गणनाओं को हम बहुत आसानी से बहुत सरल क्रियाओं में बदल सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक है मैक्स प्लांक। दोस्तों मैक्स प्लांक ने सन 1900 में ऊष्मा विकिरण के संबंध में क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। तो दोस्तों जो वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है वो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है। तो दोस्तों घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा होती क्या है दोस्तों? किसी वस्तु या कण की स्थिति में परिवर्तन से उत्पन्न ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा से कहते हैं। इसको U से डिनोट किया जाता है। U बराबर होता है mgh, जहाँ m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h हाइट होती है। अगला प्रश्न है, यदि किसी पिंड की संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसमें अगर किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ा दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा का मान 125% बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। तो दोस्तों जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है वो ठोस में, द्रव में, गैस में अर्थात सभी माध्यमों में उत्पन्न किया जा सकता है। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सभी माध्यमों में। अनुदैर्ध्य तरंग होती क्या है दोस्तों? जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगें संचरित होती हैं तो माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। इस प्रकार की तरंगों को हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग के लिए संपीड़न और विरलन के माध्यम में गति करती हैं। जो ये नज़दीक फेरे हैं दोस्तों इसको संपीड़न बोला जाता है, और जो दूर दूर की हमारी फेरे हैं इसे हम विरलन बोलते हैं। जो हमारी अनुदैर्ध्य तरंग है दोस्तों वो संपीड़न और विरलन के रूप में गति करती है। अगला प्रश्न है, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती। तो दोस्तों जो अनुप्रस्थ तरंग होती है वो हवा में उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग केवल और केवल जिसमें दृढ़ता होती है उसी में उत्पन्न हो सकती है। अर्थात जो हमारी अनुप्रस्थ तरंग है वो केवल ठोस और द्रव में ही उत्पन्न किया जा सकता है। अनुप्रस्थ तरंग होती क्या है दोस्तों? जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगें संचरित होती हैं तो माध्यम के कण तरंग के चलने के दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो इस प्रकार की तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। तो दोस्तों जो प्रतिबल और विकृति का अनुपात होता है वो प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है।
जिसको दोस्तों हम ई से डिनोट करते हैं। ई बराबर होता है प्रतिबल अपान विकृति। दोस्तों प्रत्यास्था गुणांक 3 प्रकार का होता है। पहला होता है यंग प्रत्यास्था गुणांक, दूसरा होता है आयतन प्रत्यास्था गुणांक और तीसरा होता है दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक। अगला प्रश्न है पनडुब्बी आधारित है। तो दोस्तों जो पनडुब्बी होती है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित है। दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत होता क्या है, जब कोई वस्तु पूरी या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में जो कमी आती है, यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसी को दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं और जो हमारी पनडुब्बी होती है इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो। तो दोस्तों तरंग अपश्रव्य कब कही जाएगी, जब उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो। दोस्तों जो हमारी तरंगे होती हैं उनको हम आवृत्ति के अकॉर्डिंग 3 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला होता है अपश्रव्य तरंग जिसकी आवृत्ति होती है 20 से कम। दूसरा होता है श्रव्य तरंग जिसकी आवृत्ति होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। और तीसरा होता है पराश्रव्य तरंग जिसकी आवृत्ति होती है दोस्तों 20,000 से अधिक। अगला प्रश्न है दोस्तों यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा। दोस्तों तरंग की लंबाई का मान आधा कर देने पे ध्वनि के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो होगी तरंग की लंबाई वही हो जाएगा। अर्थात अगर आधा कर दिया जाएगा तो आधा होगा, क्योंकि जो हमारी तरंग ध्वनि होती है दोस्तों केवल और केवल माध्यम पे निर्भर करती है। तो ध्वनि का जो तरंग की लंबाई पे निर्भर नहीं करती, इसलिए अगर उसका मान आधा कर दिया जाए, पूरा कर दिया जाए, जिससे ध्वनि के वेग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हमारी जो ध्वनि होती है केवल और केवल माध्यम पे निर्भर करती है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों ध्वनि तरंगे हैं, अर्थात ध्वनि तरंगे जो होती हैं किस प्रकार की तरंगे हैं। तो दोस्तों ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग ठोस द्रव तीनों माध्यमों में उत्पन्न हो सकती है और ध्वनि तरंगे के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, इसलिए ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो दोस्तों जो किसी भी गोलीय दर्पण होगी उसकी फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात F बराबर R/2 ये फार्मूला होता है फोकस दूरी का, जो कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों जो उत्तल दर्पण होता है उसके द्वारा सदैव काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है प्रकाश तरंग उदाहरण है। दोस्तों जो प्रकाश तरंग होती है वह विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग होती है। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है। तो दोस्तों जो फोटोग्राफी का अभिदृश्यक लेंस होता है वह होता है उत्तल लेंस। अभिदृश्यक से तात्पर्य है दोस्तों उस लेंस से जो लेंस वस्तु के एकदम नज़दीक होती है। अभिदृश्यक लेंस को उत्तल लेंस रखने का कारण यह होता है जब वस्तु से परावर्तित होकर प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से गुजरती हैं तो दोस्तों उसका प्रतिबिंब उसके पीछे लगी फिल्म पे सीधा बनता है, इसलिए उसको हम वहाँ पे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अर्थात फोटोग्राफी कैमरे में जो अभिदृश्यक लेंस होता है उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। तो दोस्तों जो थोरियम का नाभिक को हम प्लूटोनियम में बदल सकते हैं। अगला प्रश्न है फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए, अर्थात जो फ्यूज का पदार्थ होता है वह किस टाइप का होना चाहिए। तो दोस्तों वह निम्न गलनांक का होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों फ्यूज परिपथ का एक ऐसा संरक्षात्मक अवयव है जो एक नियत मात्रा से अधिक धारा बहने पे परिपथ को तोड़ देता है, जिससे हमारे घरों या कहीं में भी लगे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं।
इसलिए जो फ्यूज का पदार्थ होना चाहिए निम्न गलनांक का होना चाहिए और उच्च प्रतिरोध का होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगे में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो दोस्तों जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं उनमें आवर्त किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का क्षय कम होता है। तो दोस्तों ऊर्जा का क्षय सबसे कम होता है दिष्ट धारा में, अर्थात डीसी करंट, जिसे हम इंग्लिश में डायरेक्ट करंट बोलते हैं। वह करंट जो समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती है, दिष्ट धारा कहलाती है। और एसी धारा दोस्तों अल्टरनेटिव करंट होता है, जो समय के साथ अपनी दिशा बदलती रहती है, उसे हम अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे का आधारित है? तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर है वह चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। दोस्तों चुंबकीय प्रेरण होता क्या है? इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस परिपथ से होकर प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन दर के बराबर होती है। इसे ही हम चुंबकीय प्रेरण का नियम कहते हैं या चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। फैराडे ने इसकी खोज सन 1831 में किया था, जिस पे हमारा ट्रांसफार्मर आधारित है। अगला प्रश्न है, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो दोस्तों यह जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में। घरेलू उपकरण जो भी हैं वो हमारे समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। समांतर क्रम होता क्या है दोस्तों? समांतर क्रम में जुड़े दो या दो से अधिक जिनसे विद्युत अवयवों के सभी सिरों के बीच विभवांतर समान होता है, किंतु इसमें होकर बहने वाली धारा अलग अलग होती है, उन्हें हम समांतर क्रम कहते हैं। जो हमारे घरेलू उपकरण होते हैं समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो दोस्तों जो ऊष्मा होती है वो विकिरण विधि से सबसे तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। दोस्तों ऊष्मा तीन प्रकार से स्थानांतरित होती है। एक होता है चालन, एक होता है संवहन और एक होता है विकिरण। तो दोस्तों जो हमारी ऊर्जा का सबसे तीव्र गति से स्थानांतरण होता है वो विकिरण द्वारा होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।